हेलो जय हिंद। आज हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है ना उसको करने जा रहे हैं, जो कि है फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स, यानी कि मौलिक अधिकार। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि राइट्स क्या होते हैं, यानी कि अधिकार जो है ना वो क्या होते हैं। आपने कई तरीके के राइट्स के बारे में सुना होगा, जैसे लीगल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, है ना। तो सबसे पहले ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि राइट्स क्या होते हैं। देखिए, राइट्स इज़ अ रीजनेबल क्लेम ऑफ अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एंड सैंक्शन बाय द लॉ, है ना। यानी कि राइट्स एक ऐसे क्लेम्स होते हैं जो कि रीजनेबल होने चाहिए, है ना। मतलब वो किसी भी पर्सन द्वारा किए जा सकते हैं, जो भी दावा है ना। लेकिन दो शर्तें इसमें पूरी होनी चाहिए, यानी कि जो टू कंडीशंस हैं। सबसे पहला कि वो जो भी एक्ट है ना, या जो भी क्लेम आप कर रहे हैं, वो रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी के द्वारा, या सोसाइटी में वो मतलब स्वीकार किया जाना चाहिए, है ना। यानी कि मतलब सोसाइटी के लोगों द्वारा, मतलब वो सोसाइटी को डिस्टर्ब ना करता हो, ये जो भी आपका जो भी एक्ट है। और साथ ही साथ लॉ में उस पर्टिकुलर क्लेम या जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं ना, उसके लिए प्रावधान होने चाहिए, यानी कि सैंक्शन लॉ का जो है ना सैंक्शनिटी होनी चाहिए उसमें। जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल अगर हम लें, तो आजकल क्या हो रहा है ना, रात भर कोई भी किसी भी तरीके के पार्टी में लोग रात भर डीजे बजा रहे हैं, है ना। तो देखिए, आप डीजे रात भर बजाएंगे तो ये ना, जो भी सोसाइटी है तो वो कहीं भी मतलब किसी भी तरीके से वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप किसी को, आपका एक्ट अगर किसी दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपका मतलब ये राइट्स जो है ना वो नहीं कहलाएगा। और साथ ही साथ ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा है भाई, लॉ में भी कहीं भी नहीं लिखा है कि मेरा रात भर आप डीजे बजाइए, किसी को डिस्टर्ब करिए, राइट। तो ये बात। और एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे कई बच्चे ना मतलब स्कूल से बंक कर जाते हैं, है ना। इन बिटवीन अगर हम देखिए, पीछे अगर खिड़की है तो पीछे से निकल जाएंगे, है ना। तो ये देखिए, इस तरीके के जो एक्ट्स है ना, वो कभी भी राइट्स के अंतर्गत हम उसको नहीं इंक्लूड करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि भाई ये कहीं भी सोसाइटी द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं है। स्कूल द्वारा, यानी कि सोसाइटी का ही पार्ट स्कूल है, और स्कूल में कतई एक्सेप्ट कोई भी नहीं करेगा, प्रिंसिपल भी नहीं करेगा, मतलब कोई भी, है ना, एक्सेप्ट तो नहीं करेगा इसको। और साथ ही साथ कोई कानून तो ऑब्वियसली नहीं होगा कि भाई कहीं लिखा हो कि भाई, है ना, कि इस कानून में लिखा है कि स्कूल से लो जो भी बच्चे हैं वो भाग सकते हैं, राइट। तो चलिए, ये तो था राइट्स। अब आगे बात करते हैं, दो जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट राइट्स है ना उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला है लीगल राइट्स और दूसरा है फंडामेंटल राइट्स। इन दोनों के बीच का अंतर समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं और लीगल राइट्स क्या होते हैं ना। तो लीगल राइट्स इज क्रिएटेड बाय एन ऑर्डिनरी लॉ, है ना। एज अ नेम सजेस्ट, किसी भी ऑर्डिनरी लॉ, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, है ना, ऑर्डिनरी लॉ द्वारा ये इस तरीके के जो राइट्स है ना वो प्रोवाइड किए जा सकते हैं, राइट। और देखिए एक और बात, एंड कैन बी टेकन अवे बाय चेंजिंग द लॉ। सबसे महत्वपूर्ण जो डिफरेंस है ना लीगल और फंडामेंटल राइट्स में, वो ये है कि फंडामेंटल राइट्स को ना मतलब बहुत ही आसानी से अल्टर नहीं किया जा सकता या अमेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन लीगल राइट्स को हम अल्टर कर सकते हैं। जैसे लीगल राइट्स के कुछ एग्जांपल समझेंगे। देखिए, लीगल राइट्स की अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो जैसे राइट टू वोट हो गया, है ना, ठीक है। ये कुछ ऐसे राइट्स है ना जिसको जो भी सरकार है या जो भी मतलब ऑर्डिनरी लॉ के माध्यम से हम इसको क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। जैसे राइट टू वोट, अगर वोटिंग का एज सभी को पता ही होगा कि 18 और 18 जो एवब है ना, वो मतलब जो भी एलिजिबल लोग हैं जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है वो वोट कर सकते हैं। तो इसमें अगर सरकार को ऐसा लगे कि भाई इसमें कुछ अल्टरेशन होना चाहिए, तो सरकार कर सकती है, राइट। तो ये लीगल राइट हो गया, राइट। और फंडामेंटल, देखिए आगे फंडामेंटल राइट्स को समझते हैं। तो चलिए समझते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। देखिए, फंडामेंटल राइट्स ऑन द अदर हैंड इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ये गारंटीड राइट्स है, एंड अलाउ अ सिटीजन टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स एनफोर्समेंट। ठीक है, आगे हम समझेंगे कि फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, है ना, कुल कितने हैं, और मतलब उनके बारे में डिटेल में एक एक करके समझेंगे। तो ये जितने भी राइट्स हैं ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोवाइडेड राइट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि ऑल फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर नॉट फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट्स को इजीली अल्टर नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट अंडर सर्टेन कंडीशंस लाइक इमरजेंसी या आपातकाल के समय ही, है ना। कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको छोड़ के सारे फंडामेंटल राइट्स को निरस्त या सस्पेंड किया जा सकता है प्रेसिडेंट द्वारा। उसके बारे में हम आगे डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे अपने अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट या कितने से कितने आर्टिकल में इसका प्रोविजन किया गया है, ठीक है। तो देखिए, द फंडामेंटल राइट्स आर एंश्राइंड इन पार्ट 3। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये पार्ट 3 जो है ना हमारा, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में वर्णन किया हुआ है। और अगर आपसे आर्टिकल पूछ दिया जाए या आर्टिकल के बारे में अगर आप जानना चाहें ना, तो आर्टिकल 12 to 35
है ना, ये जो 12 से 35 तक का जो अनुच्छेद है ना, उसमें जो हमारे मौलिक अधिकार है ना, उसके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, देखिए पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो शब्द है ना मैग्ना कार्टा, ठीक है, मैग्ना कार्टा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है चार्टर ऑफ राइट्स, हम कह सकते हैं चार्टर ऑफ राइट्स, राइट। तो जो हमारा संविधान है ना, संविधान के भाग तीन को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, अब समझते हैं मैग्ना कार्टा एक्चुअल में मतलब ये सबसे पहली बार कब, ये जो अभी है ना, कब इशू किया गया है, तो देखते हैं। देखिए मैग्ना कार्टा द चार्टर ऑफ राइट्स इशूड बाय, देखिए सबसे पहले इशू करा गया जो इंग्लैंड के जो किंग थे ना, किंग जॉन, इनके द्वारा ये सबसे पहले इसको इशू किया गया 1215 ईस्वी में, राइट। और ये देखिए वाज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। तो ये पहला ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में वर्णन किया गया था। ठीक है, इसलिए ये शब्द है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स की कुल संख्या 6 है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 6 फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी है ना, राइट टू इक्वालिटी जो कि आर्टिकल, जिसका प्रावधान आर्टिकल 14 से 18 में है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल्स 19 to 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24, राइट। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसके संदर्भ में जितने भी प्रोविजंस है ना, ये प्रावधान है, वो आर्टिकल 25 से 28 में किए गए हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स लाइक आर्टिकल 29 and 30। और उसके बाद अगर हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की अगर बात करें तो आर्टिकल 32 है ना, अनुच्छेद 32। तो इसमें एक आर्टिकल कहीं ना कहीं आपको नहीं दिख रहा होगा, आर्टिकल 31 है ना। तो देखते हैं आर्टिकल 31 को, है ना। देखिए ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंक्लूडेड राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31, यानी कि शुरुआती दौर में जब हमारा संविधान बना था तब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था ना, ये आर्टिकल 31 के तहत इसको फंडामेंटल राइट्स में ही इंक्लूड किया गया था, लेकिन बाद में इसको डिलीट कर दिया गया, है ना। हाउएवर इट वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये कब किया गया, ठीक है, बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट। और ये कब हुआ, तो 1978 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये ना जो राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 को डिलीट कर दिया गया। तो ये है ना 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत ये किया गया। मोरारजी देसाई की सरकार थी, है ना। और इसको किया क्या, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के इसको लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, अंडर आर्टिकल 300A में इसको इंसर्ट कर दिया गया पार्ट 3 में। ठीक है, आपको बस याद रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, राइट। तो देखिए आर्टिकल 12 में, आर्टिकल जो 12 है ना हमारा, जो अनुच्छेद 12 है ना, उसमें स्टेट को परिभाषित किया गया है। ठीक है, देखिए स्टेट के अंतर्गत कौन कौन से बॉडी अथॉरिटी आते हैं। देखिए आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द स्टेट एज द गवर्नमेंट, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, यूनियन गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। फिर अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान देना, अगर हम स्टेट्स की अगर बात करें, लेजिस्लेचर यहाँ पे मतलब कई स्टेट्स में, जैसे अभी वर्तमान समय में कुल 6 ऐसे राज्य हैं ना जो कि जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब द्विसदनीय व्यवस्था है। जैसे कि एक हो गया आपका लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा हो गया लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। तो इसकी बात हो रही है। और हम पार्लियामेंट की अगर बात करें तो पार्लियामेंट से तो आप लोग यानी कि संसद, है ना, संसद के भी 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद तीसरे अगर उसकी बात करें ना तो ऑल लोकल अथॉरिटीज़, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की जा रही है, म्यूनसिपैलिटीज़ की बात की जा रही है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात की जा रही है ना। और विलेज जो स्तर है ना, जैसे अगर आपको पता होना चाहिए ब्लॉक हो गया, है ना, ये सब मतलब इस जो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है ना। देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ना, या जो पंचायती राज जो भी है ना, उसके लिए हम अलग से वीडियो लेके आएंगे जिसमें बहुत ही डिटेल में हम समझाएंगे आपको कि एक्चुअल में, है ना, ये जो पंचायती राज के जो इलेक्शंस होते हैं ना वो कैसे होते हैं, इनके क्या क्या पावर्स हैं, ये सारी बातें। उसके बाद देखिए अदर अथॉरिटीज़ की अगर हम बात करें, अदर अथॉरिटीज़ इन इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे मान के चले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, है ना, जैसे मान लीजिए ONGC हो गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, राइट। तो ये सारे कुछ ऐसे संस्थान हैं जिनको भी कुछ है ना अपने स्तर पर पावर्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा। मान के चलिए हमारे यहाँ पे बिजली विभाग है ना, अब तो वो भाई निरंतर अपने स्तर से तो भाई उनके भी कुछ पावर्स हैं, है ना, अपने स्तर पे वो भी लॉज वगैरह सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं
क्योंकि आप देखते ही है ना किस तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलीगली लोग यूज़ कर रहे हैं उसको, है ना। तो भाई इसके लिए तो कुछ ना कुछ पावर्स है ना, जो भी अदर अथॉरिटीज़ हैं उनको तो देने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जितने भी बॉडीज़ की चर्चा हमने अभी करी ना, वो सारे के सारे स्टेट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये तो था आर्टिकल 12। आगे हम बात करेंगे आर्टिकल 13, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल 13 को, ठीक है। देखिए आर्टिकल 13 की अगर बात करें ना, तो आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू की बात करता है ना। आर्टिकल 13 बात करता है जुडिशियल रिव्यू की, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू मतलब कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से आपके फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है ना, तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। देखिए सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है ना, ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, इसके गार्जियन माने जाते हैं। तो किसी भी रूप में, है ना, किसी भी रूप में मतलब किसी भी तरीके से अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और इसके बारे में जानते हैं डिटेल में, ठीक है। आर्टिकल 13 की अगर बात करें, इज द गार्जियन ऑफ राइट मेंशन्ड इन द पार्ट 3, यानी कि पार्ट 3 में क्या मेंशन है, फंडामेंटल राइट्स, है ना। फंडामेंटल राइट्स के गार्जियन माना जाता है आर्टिकल 13 को, स्पेशली राइट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए क्लोज ए की अगर बात करें, आर्टिकल 13 का ही क्लोज 1 है, इसमें क्या कहा गया है, क्लोज 1 ऑफ द सेट आर्टिकल 13 emphasizes that all inconsistent existing laws become void, मतलब जो भी वर्तमान में जितने भी कानून हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं, जो अभी अभी वर्तमान में बने हैं, वो सारे के सारे void करार दिए जाएंगे, यानी कि निरस्त कर दिए जाएंगे। किस कंडीशन में, ठीक है, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब देखिए क्या होता है ना, इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। देखिए मान लीजिए मतलब 26 जनवरी 1950 को हमारा जो है ना संविधान है वो पूरे तरीके से लागू कर दिया गया था हमारे भारत में, ठीक है। देखिए इससे पहले भी कई सारे जो लॉज है ना वो एग्जिस्ट, मतलब कई सारे कानून बने होंगे, और उसके बाद भी कई सारे कानून बने, ठीक है, कई सारे कानून बने। तो यहाँ पे ये जो आर्टिकल 13 है ना, ये क्या कहता है, आर्टिकल 13 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले, है ना, जितने भी कानून थे वो सारे के सारे मान्य होंगे, ठीक है, मान्य होंगे, और उसके बाद भी जितने भी कानून बने या बन रहे हैं वो भी मान्य होंगे, बशर्ते कुछ कंडीशंस हैं जिसका कि फुलफिल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ना। जैसे वो जितने भी लॉज होंगे वो सारे के सारे इन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अगर हैं तो ठीक है ना। नहीं तो फिर क्या होगा ना, वो जो भी मतलब जिस भी तरीके के लॉज हैं उसको वॉइड करार दे दिया जाएगा, है ना, उसको निरस्त कर दिया जाएगा, या है ना, या वर्तमान में जितने भी कानून हैं या जितने भी लॉज हैं या जितने भी एक्ट हैं अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा। आगे के स्लाइड में हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 13(1) को। देखिए आर्टिकल 13(1) वाज फर्स्ट इंटरप्रेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, है ना। देखिए सबसे पहले इसका जो इंटरप्रिटेशन था ना वो सुप्रीम कोर्ट में दिया गया इन एडजुडिकेटिंग वेदर आर्टिकल 13, मतलब आर्टिकल 13 के बारे में, मतलब कोई केस पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट के पास, है ना, और इसी केस को मतलब इसी केस के माध्यम से ये इंटरप्रिटेशन दिया गया, ठीक है। देखिए क्या था, ये वाज फर्स्ट इंटरप्रेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन एडजुडिकेटिंग वेदर आर्टिकल 13 हैड एनी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एज पर द लॉ इनकंसिस्टेंट, है ना, विद द फंडामेंटल राइट्स वर कंसर्न। देखिए जो मैंने इससे पहले वाले स्लाइड में जो भी एग्जांपल दिया ना मैंने, कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले और बाद में जितने भी कानून या जितने भी जो लॉज है ना, जो मतलब एग्जिस्ट करते हैं या अभी भी कर रहे हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ठीक है, वो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है, उसको पूरे तरीके से नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भाई क्लियर था। तो ये पहले आर्टिकल 13(1) प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की बात करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो कई सारे पर्सनल लॉज थे, जैसे मुस्लिम जो भी मतलब लोग हैं ना, तो उनकी अगर बात करें तो कई सारे, जैसे हिंदू की भी अगर बात करें इसमें भी काफ़ी सारे पर्सनल लॉज हैं। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ना पास एक केस पहुंचा था, ट्रिपल तलाक वाला मैटर आपको पता ही होगा, है ना। तो ये सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, ये मतलब केस का नाम, है ना। तो देखिए इसमें क्या हुआ था,
ठीक है। तो ये जो सायरा बानो है ना, सायरा बानो को उनके पति ने तलाक दे दिया था, है ना। और देखिए तलाक जो होता है ना, ये मतलब तलाक के कुल 3 प्रकार होते हैं। अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें तो देखिए उसमें जो सबसे आर्बिट्री जो मतलब है, या आर्बिट्रीनेस को जो दर्शाता है वो है तलाक बिद्दत, है ना। ये ये केस जो है ना वो पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट में इसकी मतलब इसको काफ़ी दिनों तक इसकी सुनवाई चली सुप्रीम कोर्ट में। और फाइनली, क्योंकि भाई फाइनली मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट है ना उसको लगा कि भाई ये तो बिल्कुल गलत है ना। ये जो भी जिस भी तरीके के पर्सनल लॉज हैं ये आर्बिट्रनेस को दर्शाते हैं, यानी कि मनमाने ढंग से तो कुछ भी हो रहा है ना। आप कैसे किसी की ज़िंदगी के साथ मतलब खिलवाड़ कर सकते हैं। इंस्टेंट ये जो तलाक बिद्दत है ना, ये इंस्टेंट तलाक है, मतलब तुरंत, मतलब आपने 3 बार बोल दिया तलाक और तलाक हो गया, है ना। तो इस सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चली, काफ़ी दिनों तक चली। और जो भी फाइनल जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का है ना, उसमें जो भी जजेस थे ना उन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना, ठीक है, और उसी टर्म से इसको निरस्त कर दिया गया, ठीक है। तो ये आर्टिकल 13(1) में कहा गया, ठीक है। आर्टिकल 13(2) की बात अगर हम करें तो आर्टिकल 13(2) of the Indian Constitution says that the state must not make laws that are not in consonance with the Constitution, right? मतलब not in accordance with the Constitution, and if the law drafted intervene with an individual's fundamental rights, the said laws will become void। और अगर किसी भी तरीके से मतलब इसमें कहा गया है कि जो भी वर्तमान में सरकार है ना वो किसी भी तरीके के कानून, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा तरीके का कानून नहीं बनाएगी जो कहीं ना कहीं किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स का हनन करे, ठीक है। ये बात वो टू द एक्सटेंट ऑफ द कंट्रावेंशन, ठीक है। मतलब किसी भी मतलब मान के चलिए कई सारे लॉज या एक्ट ऐसे बनते हैं ना जिसमें कुछ पार्ट में या कुछ पार्ट के ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, तो उसको भी सेपरेट किया जा सकता है ना। तो इन्होंने कहा कि दिस इज एन एक्सप्रेस ग्राउंड फॉर जुडिशियल रिव्यू आफ्टर लेजिस्लेशन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू की बात करी गई है, यानी कि कहीं भी किसी भी तरीके से अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो डायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को क्या कर सकता है, अप्रोच कर सकता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 12 ऑफ 13 को हमने समझा, और इसके बाद पार्ट 2 में हम बाकी के जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं ना उसको हम समझेंगे, है ना। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, है ना। और आगे के आने वाले वीडियोस में मतलब नॉट ओनली आर्टिकल्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स बट इसके अलावा और भी कई सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम मतलब आपसे, है ना, मिलते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। और आपको अगर कहीं से भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, है ना, अगर आपको वीडियो जो है ना ये पसंद आया तो एक सब्सक्राइब तो बनता है ना, एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, कौन से पैसे लग रहे हैं इसके लिए, राइट। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।